नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक है जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इसमें जो आपकी कविता है जिसका नाम है बनारस। आज के इस वीडियो में हम इस कविता को सीखने वाले हैं और जिसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो आइए चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कविता को समझने से पहले सबसे पहले हम कविता का परिचय देखते हैं। जो कविता जो हमारी ये कविता में हम पढ़ने क्या वाले, इसका परिचय क्या बनता है वो पहले देखते हैं। तो देखो, इस कविता में प्राचीन शहर बनारस की सांस्कृतिक विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि जो ये शहर है प्राचीन बनारस, ठीक है बनारस, ये आप एक चीज ध्यान रखो कि इस कविता जो है ना, पूरी कविता में जो हमारा प्राचीन शहर है बनारस, उसका जो है पूरा जो सांस्कृतिक सुंदरता विशेषता है सबका वर्णन किया गया है। इस कविता में बनारस में गंगा, गंगा के घाट, मंदिरों और भिखारियों का भी सुंदर वर्णन किया गया। मतलब बनारस में जो भी चीजें होती है, मंदिर हो चाहे भिखारी हो चाहे घाट हो चाहे जो भी बनारस की जो भी प्राकृतिक सौंदर्य है, सभी का वर्णन जो है इस पूरी कविता में किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कविता को। देखिए, पहला काव्यांश आपके बुक में कुछ इस प्रकार से है। देखो, इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है। मैंने मतलब कौन? कवि। हमारे कवि कौन है? केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि और जब आता है तो मैंने देखा है, लहर तारा या मधुबाड़ी की तरफ से उड़ता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है। ठीक है, तो ये थी आपकी काव्यांश। अब इसकी व्याख्या क्या बनती है सबसे आसान भाषा में, वो समझते हैं। तो देखो, कवि कहते हैं कि बनारस शहर में बसंत अचानक आता है। नहीं, कवि यहाँ पे कह रहे हैं, हमारे केदारनाथ सिंह जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो बनारस शहर है यहाँ पे जो बसंत है ना वो अचानक आता है। और जब आता है ना, और जब आता है तब मैंने, यानी कवि ने कह रहे हैं कि और जब आता है तब मैंने देखा है लहर तारा और मधुबाड़ी। देखो, बनारस एक शहर है, उसके अंदर दो स्थान है, पहला लहर तारा और दूसरा मधुबाड़ी। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि लहर तारा और मधुबाड़ी की तरफ से लोगों का एक झुंड आता है, लोग जो है ना उसका एक झुंड आता है और इस महान शहर में हलचल सी मच जाती है। आप यहाँ पे देखो, पंक्ति में आप आ जाओ वापिस, देखो क्या कहने कभी कि मैंने देखा है लहर तारा या मधुबाड़ी की तरफ से। अब दो स्थान से यहाँ से उड़ता है एक धूल का बाउंड्री। अब थोड़ा कि धूल उड़ के आएगा, धूल थोड़ा आएगा। कभी जो है यहाँ पे प्रतीक के माध्यम से, धूल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब बसंत आता है तो यहाँ पे जो बसंत अचानक आता है, और जब बसंत आता है तो लोगों की, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा उमड़ती है। और भीड़ का आने का एक जगह क्या है? तो लहर तारा एक रास्ता है, मधुबाड़ी एक रास्ता है। ठीक है, तो उन दोनों रास्तों से होकर के लोग जो है बनारस की शहर की तरफ आते हैं। ठीक है, और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने। देखो, जीव किरकिराने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो मानवीकरण किया गया। देखो, जीव किरकिराने मतलब धूल पड़ जाएगा, जीव किरकिराते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार जो शहर बिल्कुल शांत रहता है बसंत से पहले, बिल्कुल सन्नाटा रहता है, जैसे बसंत का आगमन होता है वैसे लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। अब जैसे लोगों की भीड़ उमड़ेगी तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वहां पे हलचल मच गई, वहां की जो जीव थी वो किरकिराने लग गई। ऐसा तो है नहीं कि जो जमीन की जीव होती है, जमीन तो मतलब शांत रहता है, जैसे लोग आते हैं ना तो पूरा हलचल मचता है, लोग चलते हैं, धूल उड़ता है। तो यहाँ पे ये कहा गया, समझ गया आप? ये था हमारा पहला काव्यांश। अब अगला काव्यांश देखते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा काव्यांश। जो है वह सुख भुगाता है और जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का जो आखिरी पत्थर है वो कुछ और मुलायम हो गया। ठीक है, अब इसकी क्या बनती है व्याख्या आसान भाषा में? देखो, जब बसंत आता है तो पेड़ों पर नए पत्ते, आप सभी को पता है जब बसंत का जब मौसम आता है तो पेड़ों पे नए पत्ते और कोपले आ जाते हैं, बहुत सारे नए पत्ते और कोपले आ जाते हैं। और बसंत के आने से दशाश्वमेध, ये क्या है? घाट। देखो, ये नाम आप सामने जो है दशाश्वमेध, ये घाट का नाम है, वहां पे प्रसिद्ध घाट है। घाट पर जो है चहल पहल बढ़ जाती है, क्योंकि देखो बना ये बसंत से पहले क्या है ना कि वह सन्नाटा रहता है। ये आप ध्यान रखना, बनारस में बसंत से पहले तो सन्नाटा से रहता है, और जैसे बसंत आता है ना तो बहुत ही ज्यादा भीड़ जो है वो उमड़ जाती है। यहाँ घाट का आखिरी पत्थर, यानी कि जो घाट है, इस घाट का आखिरी जो पत्थर है वो का मुलायम होने का क्या अर्थ है कि यहाँ कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी कोमल हृदय में परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जो घाट का आखिरी पत्थर है वो मुलायम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यदि कोई कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी आएगा तो उसका भी जो है हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो भी कोमल हृदय वाला बन जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा काव्यांश। अब देखते हैं अपने अगले काव्यांश की। देखो, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक इस अजीब सी चमक से भर उठा है। ठीक है, भिखारियों के कटोरों का निचाट खाली।
ठीक है। और देखो आगे हमारा क्या काव्यांश है, तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। ठीक है, अब इसकी क्या बनती है व्याख्या वो समझते हैं। देखो कवि कहते हैं कि सीढ़ियों पर बैठे बंदरों, जो सीढ़ी पे जो बनारस में जो बंदर होते हैं उनके आंखों में डर नहीं है और वे बिना किसी चिंता के वहां बैठे हैं। देखो यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो सीढ़ी पे जो बंदर बैठे हैं, देखो पंक्ति समझो आप, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, उसके अंदर एक खुशी है, क्योंकि देखो लोग आएंगे तो बंदर को कुछ ना कुछ केले देंगे, कुछ ना कुछ खाने की चीजें देंगे, तो बंदर क्या है, कहीं ना कहीं खुश है कि अब वो सोच रहा है बंदर कि लोग आएंगे और उनको कहीं ना कहीं खाने पीने की चीज देंगे, तो कहीं ना कहीं वो खुश है। और इससे यह पता चलता है कि वहां के जो लोग आते हैं बनारस में घूमने के लिए, उसमें अपनापन और प्यार है। मतलब बनारस के लोगों में इतना ज्यादा मिठास है, इतना ज्यादा प्यार है कि वो ना ही तो इंसान से ज्यादा मनुष्य, मतलब इंसान से भी प्यार करते हैं और मनुष्य से, वो जानवरों से भी प्यार करते हैं। देखो, और वहां के लोग मनुष्य से ही नहीं बल्कि जानवर, मतलब जो मनुष्य तो है ही उनसे प्यार करते ही जो बनारस के लोग हैं, और जो जानवर है जैसे हमारे बंदर हो गए उनसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तो बंदरों के लिए वो केले वगैरह लेके आते हैं खाने पीने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या देखो, बसंत के आते ही यहाँ के भिखारियों के कटोरों का खालीपन समाप्त हो जाता है। आप देखो जो भिखारी होते हैं वो साल बहुत दिन तक ऐसे खाली बैठे रहते हैं, उनका कटोरा खाली रहता है, लेकिन जैसे बसंत का आगमन होता है वैसे लोग बनारस शहर की तरफ आते हैं, तो जब आएंगे तो वो कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करेंगे, तो उससे कहने का जो भिखारी का जो है वो कटोरा जो खाली होता है उसमें जब लोग पैसे दान पुण्य करते हैं तो उसका कटोरा भर जाता है, ये कहा गया। क्योंकि जब लोग वहां आते हैं तो वह उनके कटोरे में पैसे का दान करते हैं, जिस कारण जो है जो भिखारियों का जो खाली कटोरा है वो पैसों से भर जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा अगला पंक्ति, कि तुमने कभी देखा है, कभी व्यंग कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं हम लोगों से, ठीक है, जो जो भी बच्चे उनसे प्रश्न कर रहे हैं, देखो तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना। मतलब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, खाली जो कटोरा है उसमें बसंत आ रहा है, बसंत थोड़ा ऐसे उठ के आएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो श्रद्धालु है जो आते हैं बनारस में वो दान पुण्य करते हैं, पैसे देते हैं उनके कटोरे में। ठीक है, यह शहर इसी तरह खुलता है। देखो इसी तरह यह शहर खुलेगा, ऐसा नहीं कि पूरे साल लोग आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बनारस के समय बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इसी तरह भरता है, खुलता है, फिर भरता है, लोग आते हैं, फिर चले जाता है और इसी तरह खाली होता है। मान लो किसी आदमी को काम है, किसी को दान पुण्य करना है, किसी को किसी का श्राद्ध करना है, किसी को मान लो किसी का अंतिम संस्कार करना है, तो क्या करते हैं, बनारस आएंगे। ठीक है, किसी का पुत्रों का दान पुण्य करना है, कुछ भी करना है तो बनारस आएंगे, अपना कार्य करके चले जाएंगे, हमेशा तो वहां रहेंगे नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह यहाँ पे लोग आते हैं, इसी तरह भरता है, यानी इस तरह अपना काम उम करते हैं और इसी तरह लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थी ये वाली काव्यांश। अब आगे समझते हैं। देखो अगला हमारा काव्यांश है, इसी तरह रोज रोज एक अनंत सब ले जाते कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। अब देखो इसकी क्या व्याख्या बनती है। देखो बनारस शहर के साथ एक आस्था जुड़ी हुई, जो बनारस शहर है उसके साथ एक आस्था जुड़ी हुई है कि अगर अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए, कि जो बनारस शहर है उसके साथ एक आस्था ये जुड़ी हुई है कि यदि अस्थियों को हम गंगा में बहा देंगे तो उस व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति यानी उसकी आत्मा को शांति हो जाती है। मान लो कोई व्यक्ति मर गया तो इस बनारस शहर के साथ एक आस्था जुड़ी हुई है कि उसकी जो अस्थियां है ना, उसको यदि हम जो उसको यदि हम गंगा में बहा दें, गंगा में बहा देंगे तो उसकी जो व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति उसको जो है मोक्ष मिल जाएगी। तरह से मोक्ष यानी कि आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की उसकी शांति हो जाएगी। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होगी यानी कि आत्मा की शांति हो जाएगी। तो ये एक आस्था जुड़ी हुई है बनारस के शहर के साथ। अगला पॉइंट है, इसलिए इस शहर में रोज अनगिनत शवों को कंधों पर लाद कर लोग बनारस की गलियों से गंगा की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जो लोग हैं वो हर रोज यानी हमेशा अनगिनत शवों यानी बहुत सारे शवों को कंधे पर लाद कर बनारस की तरफ गलियों से गंगा की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अगला काव्यांश, इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। धूल जो है वो धीरे धीरे उड़ती है, इसका मतलब क्या वो आपको बताऊंगा आगे। धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ठीक है, ये काव्यांश है, इसकी व्याख्या क्या बनेगी समझते हैं। देखो बनारस एक प्राचीन शहर है, आप सभी को पता है, बहुत ही ज्यादा प्राचीन शहर है। आपको ये भी ध्यान रखना कि पूरी कविता में हम सिर्फ बनारस जो शहर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यह शहर भागता दौड़ता शहर नहीं, क्योंकि आपको पता है जो भी धार्मिक स्थल होते हैं वहां पे कोई हड़बड़ी नहीं होती, वहां पे सब काम एक मिलान से होता है, आराम से धीरे धीरे चलते रहता है। यहाँ सब कुछ धीरे धीरे होता है, मतलब ऐसा नहीं कि फटाफट आओगे फटाफट कोई भी काम करो, ऐसा नहीं है। आराम से यहाँ पे धीरे धीरे काम होता है, आराम से श्रद्धा से काम होता है, सब कुछ यहाँ धीरे धीरे काम होता है। यहाँ के जो निवासी है उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो रहन सहन का उनका जो तरीका है वो बहुत ही ठहराव है, मतलब बहुत ज्यादा वो ठहराव वाले होते हैं और पुराने विचारों वाले होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो
फटाफट जॉब जाएंगे या कहीं काम करेंगे, उनका विचार जो होता है बहुत ज़्यादा पुराना विचार का होता है, और वो कहीं ना कहीं वो ठहराव वाले होते हैं। वो आप समझ सकते हो इस प्रकार से कि जो बनारस के जो निवासी होते हैं वो कहीं ना कहीं जो हड़बड़ी होती है ना, वो हड़बड़ी नहीं करते, वो अपना धीरे धीरे सारा काम करते हैं, आराम से भी काम को संपन्न करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे बनारस में जो भी लोग आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, तो किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं होती, आराम से शांति से आते हैं, अपना कार्य को संपन्न करते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, ये थी हमारी ये वाली काव्यांश। अब हम अगली काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला हमारा काव्यांश क्या है कि यह धीरे धीरे होना, यह जो धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे समूचे शहर को, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है, कुछ भी जो चीज है जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वही है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओ सैकड़ों बरस से। ठीक है, ये जो काव्यांश है, अब इसकी क्या जो इजी एक्सप्लेनेशन बनती है, इजी जो व्याख्या बनती है, वो समझते हैं। देखो धीरे धीरे सभी कार्य को करने की इनकी जो है एक विशेषता है, उनकी जो एक विशेषता है, विशेषता ने जो पूरे जो समाज है उसको एक रूपता के सूत्र में बांधा हुआ है। क्योंकि देखो बनारस शहर की एक विशेषता यही है कि यहाँ पर सभी कार्य जो है वो धीरे धीरे यानी कि एक मिनान से होते हैं, हड़बड़ी नहीं होती, आराम से शांति से कोई भी कार्य संपन्न किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है घाट पर बंदी नाव या फिर तुलसीदास की चरण पादुका। जो तुलसीदास जी हैं उनकी जो चरण पादुका है वे आज भी वही हैं जहां पे थी सैकड़ों वर्षों से, और गंगा भी सैकड़ों वर्षों से यही है। दूसरी विशेषता इसकी क्या बनती है, पहले आपने समझ लिया कि यहाँ पे सभी कार्य आराम से होता है, श्रद्धापूर्वक होता है, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई भी जल्दबाजी नहीं होती। अब दूसरी विशेषता इसकी क्या बनती है कि यहाँ पर जो चीज जैसा है ना वैसा ही है, ऐसा नहीं कि जो समय बदल गया कुछ चीज हट गई। आज से 1000 साल पहले गंगा जैसी थी आज भी वैसे ही है, जैसी तुलसीदास की चरण पादुकाएं थी वो आज भी ऐसी। मतलब कभी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो बनारस शहर है वो प्राचीन शहर इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो सौंदर्य है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। जो आज से 1000 साल पहले चीज थी वो आज भी वर्तमान समय में वही चीजें हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, यह सब बातें बताकर कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो भी परंपराएं हैं, वो सैकड़ों वर्षों से वैसी ही है जैसे आज है। बनारस चाहे कितना भी आधुनिक हुआ हो, मतलब कितना भी टाइम बदला हो, पर बनारस ने अपने परंपराओं को थामे रखा है। बनारस जो है उसने अपने परंपराओं को चेंज नहीं किया, अपने परंपराओं को पहले जैसे ही रखा है, चाहे समय जो है कितना भी आधुनिक क्यों ना हो गया। अब आता है हमारा अगला काव्यांश। देखो, कभी सही साँझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आधा है और आधा नहीं है, ये क्या मतलब हुआ। तो चलिए इसको समझते हैं। देखो इसकी व्याख्या कैसे समझते हैं। देखो, इन पंक्तियों में कवि ने शाम के समय जो बनारस की जो सुंदरता है, जो शाम का समय जो होता है बड़ा ही मनमोहक होता है, बड़ा ही आकर्षक होता है, बड़ा ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो कवि जो है हमारे केदारनाथ सिंह, उन्होंने इन पंक्तियों में शाम के समय जो बनारस शहर है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। जो शाम के समय जो बनारस शहर दिखता है, किस प्रकार की उसकी सुंदरता है, उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं यदि शाम के समय बनारस को ध्यान से देखा जाए, यदि हम शाम के समय बनारस को ध्यान से देखेंगे तो मंदिरों और घाटों पर आरती दिखाई देगी। आप सभी को पता है शाम के समय में क्या होती है, आरती होती है। ठीक है, उसकी चमक से चारों तरफ, उसकी जो चमक है आरती की चारों तरफ फैली दिखाई देती है। आप सभी को पता है जब आरती होती है लाखों दिए, हजारों करोड़ हजारों लाखों दिए जब जलाए जाते हैं तो पूरा कहीं ना कहीं पूरा जो वातावरण है पूरा प्रफुल्लित होता है, पूरा आनंदित होता है, पूरा चमक धमक होता है, पूरा एकदम बढ़िया लगता है देखने में। ठीक है, कभी यहाँ पे जो आरती का समय, जो शाम का समय बनारस का, उसकी जो विशेषता है, जो सुंदरता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। देखो आगे क्या बोलते हैं कवि कि और बनारस के लोग जो, और बनारस में जो लोग हैं वो जल मंत्र और फूल से भगवान की आरती को करते हुए श्रद्धा में डूबे रहते हैं। जो हमारे बनारस के लोग होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो किससे करते हैं पूजा, तो बनारस के जो लोग होते हैं शहर के, तो बनारस शहर के लोग होते हैं वो जल मंत्र, ठीक है, जल से, मंत्र से, जल आप सभी को पता है गंगा नदी का जल, मंत्र जो भी पूजा पाठ करते समय जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है, फूल जो फूल होता है, इन सभी से भगवान की आरती करते हुए श्रद्धा में डूबे हुए रहते हैं, भगवान की आराधना करते रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, और कवि ने बनारस शहर को आधा इसलिए कहा है। अब देखो आपने क्या पढ़ा था कि ये आधा है आधा नहीं है, तो क्यों कहा है वो समझते। देखो कवि ने बनारस शहर को आधा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर सभी काम
चलते रहते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पर कोई काम एक समय पर नहीं होता, बल्कि बहुत सारे काम होते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ आधा क्यों का है, आपको अच्छे समझ में। देखो हम अगर किसी को चीज को पूरा कहेंगे, जैसे मान लो एक स्थल है जहाँ सिर्फ पूजा ही पाठ होता है, तो हम क्या करेंगे, वो पूरा हो रहा है। लेकिन बनारस क्या वो आधा है। आधा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्य संपन्न मतलब एक जैसा नहीं हो रहा। कहीं पे मान लो शवों का दाह संस्कार हो रहा है, कहीं पे अस्थियों का विसर्जन हो रहा है, कहीं पर आरती चल रही है, कहीं पर कुछ चल रहा है, मतलब सब जगह जो है अलग अलग कार्य हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कभी ने कहा है कि यहाँ पे आधा आधा कार्य हो रहा है। आधा जल में है, आधा मंत्र में, कहीं पे पूजा पाठ हो रहा है, कहीं पे दाह संस्कार हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि बनारस जो शहर है उसमें हर एक प्रकार का कार्य संपन्न किया जाता है। कोई एक विशेष कार्य नहीं, बल्कि अनेक कार्य, बहुत सारे कार्यों को यहाँ पे संपन्न किया जाता है। इसलिए इस शहर को हम पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन कार्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि आधा है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पे कोई भी कार्य पूरा संपन्न नहीं होता, बल्कि सभी कार्य थोड़े थोड़े आधे आधे होते रहते हैं, ठीक है। मतलब हर एक कार्य एक साथ नहीं होता। कहीं पे पूजा हो रही है तो कहीं पे दाह संस्कार हो रहा है, कहीं पे अस्थियों का विसर्जन हो रहा है, कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग होते रहता है। अब आता है मेरा अगला पंक्ति, देखो। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग और आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए कंधों हाथों के स्तंभ, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है इसकी क्या व्याख्या बनती है वो समझते हैं। देखो इन पंक्तियों में कवि ने बनारस की आस्था, जो बनारस जो शहर है उसकी आस्था और उसका जो विश्वास है उसका वर्णन किया है। बनारस किसी खंबे के सदियों से खड़ा है। बनारस में आप देखो कोई भी खंबा नहीं है, कोई पिलर वगैरह नहीं है, तब भी वो सदियों से उसी स्थान पे खड़ा है, ठीक है। अर्थात आग के स्तंभ। कवि यहाँ पे जो है ये बताना चाहते हैं कि इनकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, इनका जो इतना अच्छा प्राकृतिक सुंदरता है वो कैसे वो बता रहे कवि, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि आग के स्तंभ जैसे यज्ञ और पूजा, पानी के स्तंभ, मतलब देखो यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि इस खंबे खंबे जो है ये मतलब बनारस है, इसको शरीर से खड़ा है। मतलब कि यहाँ पे जो है ना स्तंभ तो नहीं है वास्तविक रूप से, जो स्तंभ होते हैं जो पिलर होते हैं वो तो नहीं, लेकिन जो भावनात्मक जो स्तंभ है, जो लोगों की भावना यहाँ पे जुड़ी हुई है, उस भावनाओं के कारण ही बनारस शहर आज इतना प्रसिद्ध है, ठीक है। कभी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। तो देखो आग के स्तंभ, ठीक है, आग के जो स्तंभ यानी पूजा पाठ, यज्ञ पूजा पाठ। तो ये जो बनारस शहर है वो यज्ञ और पूजा पाठ के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है, इसलिए कहीं ना कहीं ये टिका हुआ है और बहुत ज्यादा प्रफुल्लित, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पानी के स्तंभ यानी जो पानी है, जो गंगा नदी है, बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी है, इसको बहुत ज्यादा पवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। तो इस पे भी गंगा, ये जो बनारस शहर है वो टिका हुआ है, ठीक है। मतलब अभी सब तरह समझो, जो बनारस शहर है ना वो किन किन विशेषताओं पे उनकी जो वो जो मुख्य है, मतलब बनारस शहर आज के समय प्रसिद्ध है, वो क्या कारण है। तो पहला कारण यहाँ पे जो पूजा पाठ होता है बहुत ही बढ़िया से होता है। दूसरा यहाँ पे गंगा नदी है, ठीक है। तीसरा हमारा कारण है धुएं के स्तंभ। यहाँ पे आरती होती रहती है, एकदम पूरा माहौल। यदि आप जाओगे बनारस की तरफ तो आपका जो मन है बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। खुशबू के स्तंभ यानी जैसे अगरबत्ती जब जलाते हैं पूजा पाठ करते समय, तो खुशबू के स्तंभ। आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। देखो इसका मतलब क्या है, जो भक्त होते हैं जब वो आराधना करते हैं, जब जब जो है वो गंगा माता को, जब बनारस में जो भी पूजा पाठ होता है अपना हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो जो उनके जो हाथ उठे हुए रहते हैं ना, तो उनका भी जो चित्र बहुत ज्यादा मनमोहक लगता है। इन्हीं स्तंभों की वजह से बनारस खड़ा है। यानी कि कभी कहना चाहते हैं कि इन्हीं सब कारणों के वजह से बनारस आज बहुत दिनों से, आज भी वर्तमान समय में भी अपने जगह पर टिका हुआ है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब हमारा जो अगला काव्यांश है वो है, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है, यह सर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। अब इस जो ये हमारी काव्यांश है इसकी क्या व्याख्या बनती है इजी से इजी भाषा में, वो समझते हैं। देखो बनारस के लोग जो है वो सैकड़ों सालों से धर्म कर्म में लगे हैं। आप सभी को पता है बनारस जो शहर है वो किस लिए पॉपुलर है, किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो धर्म होता है, जो भी कर्म होता है, जो भी कार्य है धर्म से जुड़ा हुआ, वो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से होता है। जो आस्थाएं लोगों की वो बहुत ज्यादा यहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक है। और सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और जो बनारस शहर के जो लोग हैं, जो सालों से यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यानी बनारस शहर के जो लोग हैं वो सैकड़ों सालों से इसमें धर्म कर्म के कार्य में लगे हुए हैं और सैकड़ों सालों से वो पूजा करते आ रहे हैं, पाठ पूजा करते आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो सैकड़ों साल से जो बनारस शहर है वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, आप समझ गए, ये तो इसका रीजन हो गया। यह शहर अपने आप में अद्भुत है। इसकी जो बनावट है बहुत ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि देखो इधर गंगा नदी बह रही है, फिर इधर बस्तियां हैं, फिर इधर शमशान घाट है, मतलब पूरा एक जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा बढ़िया है।
बनारस को ना तो आधुनिक जीवन से मोह है, ना तो बनारस ने आधुनिक जीवन जैसा कोई कॉपी किया, ना तो उसने उससे उसको कोई बैर है। मतलब बनारस ये कहता है कि हमें आप तरक्की करो हमसे मतलब नहीं है, आप चाहे तरक्की करो उससे हमें मतलब नहीं है, और ये आपकी तरक्की से हम जल नहीं रहे, बल्कि बनारस में ये विशेषता है कि हम जैसे थे आज से 1000 साल पहले, जैसे हमारा जो चीज़ था वो भी आज ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बनारस में जो लोगों की आस्था है वो जुड़ी हुई है, ना कि जो टेक्नोलॉजी। वो जो जो लोगों की आस्था है, वो आस्था ये कहती है कि जो चीज़ जैसी थी जैसी है वही रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जो बनारस शहर है वो अपने स्थान पर जैसा था पहले वैसा आज भी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। बहुत ही आसान कविता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इस कविता का जो विशेष बनता है, जब आपसे बोर्ड एग्जाम में व्याख्या वाला जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको विशेष भी लिखना होता है, जो कि 2 मार्क्स का विशेष होता है, 2 मार्क्स का आपका प्रसंग होता है, 2 मार्क्स की आपकी व्याख्या होती है, ठीक है। टोटल 6 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस कविता में, पूरी कविता में कौन कौन से विशेष है जो आप हर एक पंक्ति में लिख सकते हो, ठीक है, वो समझते हैं। देखो, इस कविता में बनारस शहर का सुंदर वर्णन किया गया। आप सभी को पता है जो बनारस शहर है उसका सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है, ठीक है। यह एक छंद मुक्त कविता है। ये जो कविता है ये छंद मुक्त है, ठीक है, यहाँ पे कोई छंद नहीं है। इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस कविता में अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस कविता में तत्सम युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष थे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में जो है ना अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। वीडियो अपना फीडबैक जरूर बताएं वो वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपको कविता समझ में आया कि नहीं आया, अपना कमेंट में फीडबैक जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।